about visual acuity principle and how do you measure visual acuity. Madam had very well explained about the methods of testing visual acuity. Now she is going to continue with her topic. Ma'am. Yes. So far, children, what we had revised was the principles of Snellen's visual acuity and how you should actually record. Now, I will just briefly outline what we had also done in the previous class, जिसमें ये आपको ठीक से बताया गया था कि पेशेंट को टेढ़ा नहीं बिठाना है. उन पॉइंट्स को दोबारा याद कर लीजिए. पेशेंट चार्ट से बिल्कुल स्ट्रेट सामने होना चाहिए. फिंगर्स आंख के आगे ऐसे नहीं, पाम या बेस्ट पॉसिबल ऑक्लूडर होना चाहिए. टेस्ट चार्ट आंख ऐसे बंद करा के टेढ़ा करके गर्दन, एक्सेंट्रिक फिक्सेशन, ये सब चीजें आप याद करिए कि रिकॉर्ड करने में हमें प्रॉपरली क्या करनी है. उन चीजों से आगे, उन मेथड्स से प्रॉपर एक्यूरेसी से चलते हुए आगे. नाउ लेट अस गो इनटू दिस. 20x20 और 6x6. आज तक हम लोग यहाँ पे 6x6, 6x9, 6x24 इन तरह की बातों को, टर्म्स को सुनते रहे हैं. जब 1875 में स्नेलन ने ये चार्ट क्रिएट किया था, जिसके नाम पे ये चार्ट बना था, उसने चार्ट को इसी फ्रैक्शन फॉर्म में 6x6, 6x12 और इस सिस्टम में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रोड्यूस किया था. एंड दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंग्लैंड and most of the countries. In India, we are still using the same system, the 6x6, 6x12. But in USA, instead of 6x6, 6 meters को अगर फीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो 20 फुट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. और वो लोग इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं 20x20. दैट मीन्स 6x6 की जगह वो फीट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं 20x20. Many books which are internationally publications, आप देखोगे इसी फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है. जापान और कुछ कंट्रीज में वर्ल्ड की ये एक्सप्रेशन 6x6 या 20x20 फॉर्मेट में भी नहीं होता है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम स्नेलन इक्विटी का ही एक फॉर्मेट होता है. और डेसिमल सिस्टम उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. जस्ट दैट कि 6x6 या 20x20 जिसको हम एक्सप्रेशन को कह रहे हैं, 6x6 को अगर आप डिवाइड करके सिंपल मैथमेटिकल डेसिमल फॉर्मेट में लिखोगे तो इट विल बी रिटन एज 1.0 डेसिमल. अगर वही विजुअल इक्विटी 6x12 है तो और 20x40, इवन 40x20 को डिवाइड करिए या 12x6, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करिए तो डेसिमल्स आपके बन जाते हैं. सॉरी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए तो डेसिमल करस्पॉन्डिंगली बन जाता है 0.5. तो उसी विजुअल इक्विटी को अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में डेसिमल्स में लिखा जाता है तो इट इज कॉल्ड द डेसिमल कोशेंट और द डेसिमल नोटेशन ऑफ स्नेलन्स विजुअल इक्विटी. जापान एंड सर्टेन अदर कंट्रीज यूज डेसिमल नोटेशन. America uses the 20x20 format. In India, England and several other countries we use 6x6 format. तो इसी में decimals में 1.0 जो है that corresponds to normal visual acuity because it means 6x6. Sometimes this decimal number is given in the form of percentage. That means if person has 1.0 visual acuity decimal notation, it corresponds to 100%. अब इसको different tables बनाए गए हैं इन्हीं corresponding visual acuity के. Even if you do not have the tables, you can mathematically convert them and use. जैसे 6x6, 20 feet is the distance, तो 20x20 decimals divide करो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, वो डेसिमल फॉर्मेट आ गई. परसेंटेज, उसी डेसिमल परसेंटेज को नोटेशन को परसेंटेज नोटेशन में क्लासिफाई किया जाता है. दिस इज कॉल्ड 100%. 6x9, 20x30, दैट मीन्स ये 30 फॉर्मेट में आ गया. अल्टीमेटली आप देखो तो मकसद वही है, 6x9, 20x30 सबसे अच्छा शॉर्ट फॉर्म में ले जाओ तो मीनिंग वही निकलता है. डेसिमल नोटेशन 6 डिवाइडेड बाय 9, 0.67
परसेंटेज डेसिमल का 67%। मैडम ये देखा गया है कि जब हम परसेंटेज एक्यूटी देखते हैं तो उसमें बहुत जल्दी विजन ड्रॉप हो जाता है पेशेंट का। सपोज 6/6 से 6/12 पे आया तो हम बोल रहे हैं कि 50% विजन बच रहा है, तो पेशेंट कैन समटाइम्स गेट स्केयर्ड कि मेरा विजन इतना कम कैसे हो गया। राइट। सो परसेंटेज नोटेशन इज नॉट एन एक्यूरेट नोटेशन टू write the visual acuity. It is highly misleading. These are the only notations which several places have adopted. But percentage notation... It does not mean that the No. visual acuity is 50%. Vision is not 50%. Vision is not 50%. It is the 50% of the visual notation. acuity. Yes. Sometimes in some forms and all we have to write percentage also, but Yes. that is not the This is not the percentage. This is not the percentage. In fact, अगर visual disability के criteria में patient उसको fight कर रहा है कि मेरी कितनी percentage then he will be gainer. Yes. So ये percentage notations नहीं ली जाती हैं. उसमें vision अगर सपोज करिए 6/60 है तो उसको 40% एक्चुअली कंसिडर किया जाता है। ये एक अलग चार्ट है जिसमें परसेंटेजेस के हिसाब से मेजरमेंट्स जो है बताई गई हैं। दिस परसेंटेज डज नॉट मीन द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ विजन द पर्सन हैज। सो दिस इज जस्ट अ नोटेशन फॉर्म और ये कुछ टेबल्स हैं, ये हर बुक में आपको लिखे हुए भी दिखाई देंगे जो आप सामने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो तो सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करिए और उसको डेसिमल नोटेशन में क्वांटिफाई कर दीजिए। परसेंटेज नोटेशन एक एक्यूरेट नोटेशन नहीं होती है। अमीन वाज वेरी राइट। ये मिसलीडिंग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कि पेशेंट अगर 6/60 है तो उसकी परसेंटेज नोटेशन वैसे यहाँ 10% में मानी जाएगी, बट इट इज एक्चुअली 40%। सो उसको पेशेंट मिसलीड कर सकता है। ये परसेंटेज नोटेशन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है और ये बहुत कम जगह पे आइडेंटिफाई करके यूज की जाती है। इनफैक्ट डेसिमल नोटेशन को परसेंटेज फॉर्म में लिखा गया है। डेसिमल नोटेशन इज अ पॉपुलर नोटेशन जो कि काफी हद तक कई कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है उस मेथड को। अब हम चलते हैं उस बात पे कि स्नेलन्स विजुअल एक्विटी में ऑप्टोटाइप्स जो है अल्फाबेट्स हैं, जहां पे मोस्ट कॉमन और मोस्ट एक्यूरेट जो डिजाइन अल्फाबेट्स हैं वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में भी चार्ट्स बनाए गए हैं, बट कहीं ना कहीं वो चार्ट्स क्योंकि लैंग्वेजेस की जो अल्फाबेट्स में शेप होती है वो बहुत हद तक मैंने पहले भी बताया था सैंस सेरिफ फॉर्म में नहीं होती है, तो इनएक्यूरेसी हो सकती है। स्पेशली जो रीजनल लैंग्वेजेस में चार्ट बने हुए हैं उनकी 5 मिनट ऑफ आर्क आई पे फॉर्म होना चाहिए। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हो गया कि वो बॉक्स में कन्वर्ट कर दें तो ईच पार्ट शुड बी फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 1 मिनट आर्क, बट कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर रीजनल लैंग्वेजेस में चार्ट बनाए जाते हैं। उससे ज्यादा अच्छा ये होता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इलिटरेट है, सपोज वो अल्फाबेट्स नहीं पढ़ सकते, इवन इफ रीजनल लैंग्वेजेस में भी नहीं पढ़ सकते, हिंदी में भी नहीं पढ़ सकते, तो 2 तरह के चार्ट हैं विच आर वेरी स्टैंडर्ड, विच आर कॉल्ड लैंडॉट सी या इलिटरेट ई चार्ट। ये भी सब आप लोग क्लिनिक्स में देख चुके होंगे। सी चार्ट में दिस वाज डिजाइंड इन 1888 बाय लैंडॉट और उसने स्टैंडर्ड पॉपुलेशंस जो कि रोमन अल्फाबेट से फेमिलियर नहीं थी उनके लिए ये चार्ट्स बनाए थे। एंड आई पर्सनली फील कि अल्फाबेट्स के चार्ट से भी ज्यादा एक्यूरेसी ये इलिटरेट चार्ट्स या लैंडॉट सी चार्ट देता है। सी चार्ट में क्या होता है, सी अल्फाबेट्स बने होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, सर्टेन टाइम्स ऑब्लिक डायरेक्शंस भी होती हैं, जिसमें पेशेंट को सिंपली जब अल्फाबेट का वो जिसे हम ज्यादातर पेशेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं मुंह खुला कहाँ से है या ये 3 डंडे किस तरफ को प्रोजेक्ट हो रहे हैं, हैंड से इशारा करके वो प्रोजेक्ट करता है और वो बताता है कि ये डायरेक्शन राइट, लेफ्ट, अप, डाउन है। This optotype is rather accurate than the alphabet chart also, because alphabet charts में क्या हो जाता है कि patient जो है guess भी कर सकता है। He can guess that it looks like an H
इट लुक्स लाइक अ टी, इट मे लुक लाइक एन एम, उसको अंदाजा हो रहा है और वो उसको गेस कर सकता है। जबकि सी चार्ट्स और लैंडोट चार्ट में वो रिकॉग्निशन को मिसलीड नहीं कर सकता है। इट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरमेंट। बट हम ज्यादातर इन चार्ट्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जो सब्जेक्ट्स जो कि रोमन अल्फाबेट्स या जो लैंग्वेजेस में चार्ट हमारे पास अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई या रीड नहीं कर सकते हैं। So to match the Snellen's result with the standard size, the C is actually 0.35 inch, which subtends the 5-minute arc at 20 feet या 6 meters with the gap of 0.07 inches और 1 arc in a minute। तो ये लैंडोट सी में जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके सी का साइज जो है 0.35 इंच है और उसमें गैप्स जो है 0.07 इंचेस के होते हैं, सो दैट इट कैन फॉर्म एन डिजायर्ड आर्क एट द आई एट 6 मीटर डिस्टेंस। Now what is the viewing distance और viewing distance को कैसे calibrate करना चाहिए? Generally we see that the viewing distance is 6 और 3 meters। ज्यादातर चार्ट्स हमारी कंट्री में 6 meters होते हैं, इसीलिए एक ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इट इज मैंडेटरी कि जहां तक पॉसिबल हो सके रूम 20 फुट से बड़ा हो, ताकि चार्ट को पेशेंट से जो डिस्टेंस है एक्यूरेटली 20 फुट या 6 मीटर्स मिल सके। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर एग्जामिनेशन रूम 6 मीटर्स से छोटा है तो 3 मीटर्स के चार्ट्स को यूज करना चाहिए। कुछ क्लिनिक्स में 3 मीटर के चार्ट के आगे मिरर रख दिया जाता है ताकि मिरर में पढ़ने से वो प्रोजेक्ट होके अल्टीमेटली डबल व्यूइंग डिस्टेंस हो जाए एंड इट कम्स आउट टू बी 6 मीटर्स। बट इसमें जो मिरर की क्वालिटी है दैट शुड बी टोटली एब्रेजन फ्री, डिस्टॉर्शंस नहीं होनी चाहिए, उस पर रिफ्लेक्शंस नहीं पड़नी चाहिए। मिरर की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए अगर हम प्रोजेक्ट करके 3 मीटर के चार्ट को जो कि चार्ट मिरर के लिए बनाया गया है उसको यूज करते हैं। जो चार्ट 3 मीटर डिस्टेंस के लिए बनाया गया है उसमें जो अल्फाबेट साइजेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली इसी तरह से छोटे बनाए जाते हैं ताकि अल्टीमेटली स्नेलेंस का जो प्रिंसिपल है, जो मिनिमम रेजोल्यूशन एंगल आई पे चाहिए वो एक्यूरेटली उतना ही हो। नाउअडेज जो नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप जो हमारे पास अब आ गया है, दे आर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट चार्ट्स। They are less common in our country for the time being, but very I feel that time ऐसा आएगा कि स्नेलेंस चार्ट्स में 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर्स ये चार्ट्स की जगह अब हम लोग बहुत हद तक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट चार्ट पे भी आ जाएंगे। तो कंप्यूटर्स हमारे टेस्ट विजन चार्ट में भी पहुंच जाएंगे और उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि कंप्यूटराइज्ड विजन चार्ट्स जो डिजाइन किए गए हैं उसमें सिंपली पेशेंट से उस विजन चार्ट तक का डिस्टेंस जो है एक्यूरेटली मेजर करके फीड कर देते हैं। हो सकता है वो 4 मीटर हो सकता है वो 5 मीटर हो सकता है वो 5.5 मीटर हो, आप उसको एक्यूरेटली उसमें फीड कर दीजिए। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अल्फाबेट्स का साइज वो बना देता है सो दैट द प्रिंसिपल ऑफ स्नेलेंस इज फॉलोड। द मिनिमम एंगल बाय ईच अल्फाबेट इज 5 मिनट आर्क। तो कंप्यूटराइज्ड विजन चार्ट इज अ नेक्स्ट जनरेशन अहेड स्टेप, जहां पे आपके रूम साइजेस मैटर नहीं करेंगे और आप उसको एक्यूरेटली कर सकते हैं। बहुत क्लिनिक्स में ये देखा गया है कि चार्ट के साइज को बहुत अंडर एस्टिमेट करा जाता है। 6 मीटर अगर कमरा 2 फुट छोटा है कोई बात नहीं, 5.5 फुट पे ही विजन चार्ट रखा और मेजर कर लिया, ये गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है और ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि 6 मीटर का चार्ट पड़ा है, आप पेशेंट को 3 मीटर पे खड़ा करके उसको अपने आप 3/60 कर दीजिए या 3/24 कर दीजिए या 3/6 कर दीजिए। ऐसे विजुअल एक्विटी रिकॉर्ड नहीं की जाती है। 6 मीटर के चार्ट को पेशेंट को 6 मीटर पे ही खड़ा होना है, देन ओनली द प्रिंसिपल ऑफ स्नेलेंस विल बी एक्यूरेटली फॉलोड। विजन चार्ट्स 2 मीटर्स और 1 मीटर्स के लिए भी अब बनाए गए हैं वैसे,
वो चार्ट्स लो विजन के पेशेंट्स जिनकी विजुअल एक्विटी पुअर होती है उसमें असेसमेंट में आएंगे। जब आप लो विजन का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उन चार्ट्स के बारे में और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे। बट लेस देन 3 मीटर्स का चार्ट जो होता है वो विजन को ओवर एस्टिमेट कर देता है, स्पेशली इन केस ऑफ अनकरेक्टेड मायोप्स। सो दे आर नॉट अगेन एक्यूरेट इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 3 meters. Room criteria. The room should be quiet area, free from the disturbances. The room should be at least 22 feet long to permit use of a 20-foot chart, जो कि मैंने कहा 20 फुट के चार्ट के लिए 20 फुट का कमरा छोटा रहता है, क्योंकि आपने चेयर भी रखनी है, पेशेंट को भी बिठाना है, चार्ट को भी रखना है, तो कहीं ना कहीं कुछ फुट उधर से और कुछ डिस्टेंस इधर से भी कट डाउन हो जाता है. सेम वे इफ इट इज अ 12 feet long chart, you 10-foot chart, you at least need a 12 feet long room. An uncluttered room is the best place to record. Locate the chart should be located at the eye level. This was the point we discussed in the last class also. The normal light without shadows or glare from the windows of or light. अगर चार्ट पे नॉर्मल लाइट बाहर से नेचुरल लाइट आ रही है, इल्यूमिनेशन इज नॉट प्रॉपर, इवन ट्यूब लाइट्स जो ऊपर पड़ी हुई हैं वो रिफ्लेक्शंस कॉज कर रही हैं, जिसकी वजह से शैडोज और ग्लेयर आ रहा है. ग्लेयर की वजह से बहुत पेशेंट्स में डिसेबिलिटी होती है, जिससे विजन रिकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं होती है. यू कैन अंडर एस्टिमेट द विजन. What are the chart essentials? The light box should be hung at the eye level, which I repeat again and again. It should be on the wall or placed on a stand. The room lighting should be uniform between the patient and the light box. बहुत समय ऐसा देखा गया है कि स्नेलेंस विजुअल एक्विटी चार्ट्स में बल्ब्स लगाए जाते हैं. बल्ब 60 वॉट का हो, 40 वॉट का हो, 100 वॉट का हो, ये सब बिना सोचे समझे लगा दिया जाता है, और उसमें होल्डर में ऊपर और नीचे दोनों जगह बल्ब में लगाया जा सकता है. मैंने बहुत जगह ये देखा, नीचे या ऊपर जहां फिट आ गया लगा दिया. ऊपर वाले अल्फाबेट पे ब्राइट बल्ब की लाइट पड़ रही है, नीचे वाले अल्फाबेट की रोज पे लाइट प्रॉपर नहीं है. सो द चार्ट शुड हैव अ यूनिफॉर्म लाइट. और ये बल्ब कितने वॉट का यूज होना चाहिए? इनफैक्ट स्नेलेंस के लिए स्पेशल बल्ब्स डिजाइन किए गए हैं जो कि लाइट को डिफ्यूज करके फेंकते हैं, ऐसा नहीं जैसा कि एक नॉर्मल बल्ब. बट क्योंकि हमारे पास वो रिमोट एरियाज में ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अगर हम बल्ब्स यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें ल्यूमिनोसिटी को मेजर करना जरूरी है कि स्टैंडर्ड्स में 60 वॉट का बल्ब या 100 वॉट का बल्ब कितना प्रॉपर आए, ताकि हम इतने कैंडल्स ऑफ लाइट कर सकें. राजगीर बोलिए, पूछिए अपना सवाल. राजगीर बोलिए. Hello, myself Ramesh Kumar from Rajgiri. Currently we were facing the shortage of electricity. So I would request you please revise all the things you have earlier teaches us, and we will be very grateful to you if you could do this. And second thing is that please display or tell me in previous in advance what are the schedule of next week for the teleconferencing. Thank you, sir. बिजली की समस्या. इनफैक्ट आई वेरी वेल एग्री विद यू बच्चे, दिस इज अ वेरी राइट थिंग. बिजली की समस्या आप के एरिया में नहीं, शायद हर एक के एरिया में तंग करती है. जहां तक हो सके जनरेटर्स या इन्वर्टर्स होने चाहिए. अगर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग चार्ट्स और ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन है तो इट इज एसेंशियल कि आप उसको बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर्स या जनरेटर्स के साथ लिंक करिए. अगर हम कहें कि दिन की रोशनी में बाहर धूप में बैठ के विजुअल एक्विटी असेस करें, धूप की इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्रॉपर विजुअल एक्विटी आप मेजर करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड्स पे जाना चाहते हैं, तो ल्यूमिनोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. इनका ये सवाल कि ये देख नहीं सके पिछले कॉल फ्रॉम जयपुर. जयपुर पूछिए अपना सवाल. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. ओम प्रकाश सागर बोल रहा हूँ सर. हाँ बोलिए ओम प्रकाश जी. सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था सर बीएससी छोटे के बारे में. सर हाँ बोलिए. सर जो जिन्होंने डीओटी कर रखा है 2 साल का, उनको कैसे एडमिशन मिलेगा? और नेक्स्ट ईयर की क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है सर? नेक्स्ट बैच के लिए तो आपने एडमिशन ले लिया होगा ना, आपने फीस जमा करा दिया होगा. नहीं सर,
छोटा भाई है सर घर पे, तो उसमें वो एडमिशन लेना है। फर्स्ट ईयर में लेना ना? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन फॉर्म आपके वहाँ पे इसमें जयपुर में रीजनल सेंटर पे अवेलेबल है, आप वहाँ फॉर्म भर दीजिए। 15 जून लास्ट डेट है उसकी। यस सर। और जिन्हें ड्यूटी कर रखा है उनके लिए अभी नहीं, उनके लिए जब हम थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, हमने बताया था एक एंट्रेंस टेस्ट करेंगे लेटरल एंट्री के लिए। जब हम थर्ड ईयर में हमारे पहुंचेंगे तो उस समय हम करेंगे। अभी इस समय हाल फिलहाल इस साल और अगले साल तक कोई स्कोप नहीं है, पर उससे अगले साल 2009 में शायद हमारे पास जो है हम जो है इसको लेटरल एंट्री। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी बोलिए सर। अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा क्या कोई? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं होगा फर्स्ट ईयर बेस के लिए। ना, इट विल बी प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। यस सर। ओके। वो उनका जो स्टूडेंट का सवाल था कि वो 3 घंटे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इसलिए वो 12 प्रोग्राम नहीं देख पाया। तो क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं 3 घंटे के अंदर? तो मे बी अगर if you finish this, we have got another 10 minutes, and at least we can show him all the abrasion just slides. We can just we have just 3 more slides on visual acuity, and then maybe in 10-15 minutes, so that they get an idea that what we have covered. Okay, fine. Electricity problems we all are facing through, and we'll try to solve it. वो जुगाड़ तो शायद अब हम सब लोग करना सीख गए। Okay, so deficiencies of Snellen's visual acuity chart. चार्ट एसेंशियल्स करने के बाद अब हम डेफिशिएंसीज ऑफ स्नेलेंस विजुअल एक्विटी चार्ट में जाएंगे। आज तक अभी तक यही कहा गया कि स्नेलेंस का चार्ट 100 साल पुराना है, और स्नेलेंस का चार्ट अभी तक स्टैंडर्ड है जो कि हर जगह फॉलो हो रहा है, और स्नेलेंस का चार्ट ही एक ऐसा बेस है जो कि हर चीज को डिफाइन कर रहा है, और हम उसी के बेस पे हर विजुअल एक्विटी को करेक्ट कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यस, बट देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विद दिस स्नेलेंस चार्ट, और सबसे पहला डिफिकल्टी जो इस चार्ट में है, द प्रोग्रेशन ऑफ लेटर साइजेस डज नॉट रिप्रेजेंट इन इक्वल स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला अल्फाबेट एक ही है, जैसे ही उसने पढ़ दिया 6/60 इट वुड क्वांटिफाई एज 6/60। जैसे जैसे आप 6/9 और 6/6 तक पहुंचता जाता है पेशेंट, वो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है, अल्फाबेट्स में नंबर भी बढ़ता जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस पे भी एक्विटी रिकॉर्ड करने में डिफरेंसेस आ सकती हैं। क्या कभी आप 6/60 पार्शियल रिकॉर्ड कर सके हो? नहीं। दिस इज अ ग्रेट डेफिशिएंसी इन स्नेलेंस विजुअल एक्विटी। उसमें आप देखो ऊपर वाले अल्फाबेट में एक अल्फाबेट, दूसरे वाली लाइन 6/36 में 2, और तीसरे वाली लाइन में 3 अल्फाबेट ज्यादातर होते हैं 6/24। दैट मीन्स 6/24 वाली लाइन में एक मिस्टेक पार्शियल, ऊपर वाली लाइन में एक मिस्टेक पार्शियल, 2 मिस्टेक्स एंड द लाइन गोज ऑफ। 6/60 अगर पढ़ लिया, बहुत हद तक गेस कर लिया, तो भी उसकी विजुअल एक्विटी को हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब यही 6/60 की लाइन में अगर हम कहते हैं पेशेंट की विजन 5/60 भी है, 5/60 में भी पेशेंट क्या करेगा कि उसको गेस कर सकता है। ज्यादातर ऊपर वाला अल्फाबेट ए या यू होता है जिसको वो रीड या गेस कर सकता है। हाँ जयपुर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं किवनप्रीत बोल रही हूँ। हाँ बोलिए किवनप्रीत। सर, वो हमने आपको ईमेल किया था कि आपने स्लाइड्स भेजेंगे। हाँ मैं भेज रहा हूँ। हम तीन बार भेज चुके हैं सर आपको। हाँ नहीं, मेरे पास है, मैं लेकिन आपको हमारे पास स्लाइड्स नहीं पहुँची। सबको इकट्ठे भेजूंगा मैं सब। अब ये आज की स्लाइड्स में ला के सबको इकट्ठे। सर कब तक? क्योंकि अब तो एग्जाम से। हाँ कल आपको मिल जाएंगी। कल आ गए हैं, और आप मंडे को आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू। स्लाइड्स मांग रहे। आई वुड से कि स्लाइड्स मांगने से अच्छा ये है थोड़ी देर ध्यान से मन लगा के पढ़ो, यहीं पे सब कुछ समझ आ जाएगा। स्लाइड्स को जब आप खुद देखना शुरू करोगे, ये करेक्ट मेथड पढ़ने का नहीं होता है। जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको अगर आपको रिपीटेडली आई हैड सेड कि लैंग्वेज में कहीं समझने में प्रॉब्लम हो, प्लीज स्टॉप अस।
मेरी तरफ से कोशिश यही रहती है कि जहां तक बेसिक से बेसिक लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट कर सकें ताकि आप सब लोग उसको समझ सको। ये सब किताबें, स्लाइड्स भी जो हमने बनाई हैं, ये स्लाइड्स भी किताबों में से ही बनाई हैं। ये और कुछ नहीं है, वहीं की 4 लाइनें लिख के आगे आपके सामने रख दी हैं ताकि आप देख सको। ये वही डायग्राम्स हैं जो आपकी किताबों में दिए गए हैं। तो स्लाइड को देखने से अच्छा वैसे अगर आप किताबें देख लें और आज का लेक्चर सुन लें तो शायद बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। Okay, so let's go back to our last part in the visual equity session, which was deficiencies in visual equity. तो हम बात कर रहे थे डेफिशिएंसी की कि स्नेलेंस विजुअल एक्विटी जो चार्ट है वो एक कंसिस्टेंट चार्ट नहीं है, उसका प्रोग्रेशन और डिफिकल्टी लेवल ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ता जाता है, ऊपर की डिफिकल्टी लेवल कम होता है। मतलब 6/60 को एक 5/60 जिसकी विजन है वो भी गेस लगा के, अंदाजा लगा के अल्फाबेट को पढ़ सकता है। वही सब्जेक्ट जो 5/60 है गेस करके 6/60 पढ़ सकता है। अब सपोज उसने 6/60 एक आंख से दिखता है और उसको पढ़ लिया। अब इसी को अब आप दूसरी आंख पे जब ले जाएंगे, उसको याद है कि ऊपर वाला अल्फाबेट ए था, भले उसको क्लियर दिखाई दे रहा है या वो गेस कर रहा है, वो उसको मेमोरी से भी रीड कर सकता है। AXO 2-3 अल्फाबेट्स शुरू के याद करके पढ़ना मेमोरी में चले जाते हैं और वो डिफिकल्टी लेवल को कम कर देते हैं। तो जो सब्जेक्ट हो सकता है 6/36 नहीं था, उसको बाय मेमोरी ही हमने 6/36 रीड करके पढ़ा दिया। दिस इज द डेफिशिएंसी इन स्नेलेंस विजुअल एक्विटी चार्ट, जो कि उसको इनएक्यूरेट बना देता है। और इसीलिए अब आगे आने वाले टाइम में अब आप क्या देखोगे, लॉगमार या ETDRS चार्ट्स। ये विजुअल एक्विटी चार्ट्स नए डिजाइन के चार्ट्स हैं जो कि फेरेस एट अल ने दिए थे। और इस चार्ट की तरफ देखो, इस चार्ट में ऊपर 6/60 से ही शुरुआत हो रही है और उसमें हर लाइन में 5 अल्फाबेट्स हैं। हर लाइन में प्रोग्रेशन जो है डिफिकल्टी लेवल साइमल्टेनियसली एक जैसा है। ऊपर से लेके नीचे तक प्रोग्रेशन जो है, साइज को मैंने यही कहा कि 6/60 को हमने अगर गैप दे के प्रॉपर रीड करना है तो उसमें इसी तरह से किया जाता है। इन चार्ट्स के बारे में आने वाले टाइम में हमने पढ़ना है। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इन द एंड सिर्फ विजुअल एक्विटी के फैक्टर्स कौन से हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट इज अ रिफ्रैक्टिव एरर जो कि विजुअल एक्विटी को इफेक्ट करता है, वो हम सबको पता है। सेकेंड इज साइज ऑफ प्यूपिल। आज ही पहली क्लास में हमने पढ़ा कि लार्ज प्यूपिल से एब्रेजन्स बढ़ जाती हैं और स्मॉल प्यूपिल से डिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। I think I'll end up here and then we can ask questions. Yes, we can take the question now. पूछिए अपना सवाल। Just two more Yes, slides. sir. Good afternoon, sir. हाँ, सर अभी मैडम ने जो बताई थी थोड़ा देर पहले टेबल ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ विजुअल एक्विटी नोटेशन, इसको जरा फिर से बताएंगे सर। Okay, I'll summarize in the end. अभी अब मैडम समराइज करें। Okay. I'll just come back to that table of chart in the end. Let me just finish up the last point here कि विजुअल एक्विटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला रिफ्रैक्टिव एरर, सेकेंड इज साइज ऑफ द प्यूपिल। A mid-size pupil of about 3 to 5 millimeters is supposed to be optimal, जो कि aberration और diffraction को both balance करता है। ये हम previous class में भी पढ़ चुके हैं। Illumination, हाई इल्यूमिनेशन, अगर आप बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन को ज्यादा कर देंगे तो रेटिना पे ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और विजुअल एक्विटी को वो हायर देन नॉर्मल या हायर देन व्हाट इट एक्चुअली शुड बी रिकॉर्ड करेगा। अगर विजुअल एक्विटी के चार्ट्स में लो ल्यूमिनेंस होगी, अगेन इट विल गो द अदर वे राउंड। लास्ट पॉइंट फैक्टर जो इफेक्ट करता है, एरिया ऑफ द रेटिना स्टिमुलेटेड। देखा गया है कि जो सेंटर ऑफ फिक्सेशन फोविया है, अगर किसी पेशेंट का वहीं पे इमेज फॉर्म होता है, दैट इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजुअल एक्विटी। सपोज किसी पेशेंट का व्यूइंग एक्सिस एक्सेंट्रिक है, तो उसमें क्या होता है कि वो फोविया से हट के इमेज बन रही है, तो वहां पे विजुअल एक्विटी का जो थ्रेशोल्ड है वो कम होता है। दैट मीन्स
एज एंड फार आप 10 मिनट्स आर्क भी अगर फोविया से अवे चले जाओ तो विजुअल एक्विटी 25% लॉस हो जाती है. सो द एरिया ऑफ रेटिना स्टिमुलेटेड इफेक्ट्स द विजुअल एक्विटी, एंड इन द एंड विजुअल एक्विटी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द एज. हम लोग अभी तक ये स्टैंडर्ड बात करते रहे कि 6/6 इज द नॉर्मल विजन, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये 6/6 नहीं हो सकता है. 70 साल के आदमी में 6/9 या 6/12 एक नॉर्मल विजन मानी जाए, या एक बच्चा जो कि 2 या 3 साल का है उसमें जब विजन की फुल डेवलपमेंट नहीं हुई है तो उसके लिए भी 6/6 एक नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है. देयर आर चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो कि बनाए गए हैं एज के साथ एक जनरल पॉपुलेशन में कि विजुअल एक्विटी कहां से लेके किस एज तक कहां नॉर्मल मानी गई है. आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में लर्न करोगे एक 80 साल के आदमी के लिए यहां 6/12 को भी नॉर्मल विजन माना गया है. सो एज के साथ विजन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, एंड इन द एंड आई विल जस्ट समराइज दिस हियर कि विजुअल एक्विटी को स्नेलेंस के बाद अब हमने आगे नेक्स्ट चैप्टर्स जो आने वाली क्लासेस में पढ़ने हैं वो विजुअल एक्विटी को बच्चों में कैसे मेजर किया जाता है, और लॉगमार विजुअल एक्विटी जो कि एक स्टैंडर्ड विजुअल एक्विटी चार्ट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो आई वुड जस्ट विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. किसी ने मेरे को स्टैंडर्ड नोटेशन का बीच में क्वेश्चन पूछा था विच आई विल जस्ट गो बैक. स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नोटेशन का जो चार्ट है इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन प्लीज अगेन. दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन चार्ट. स्नेलेंस फीट के अंदर लिखा जाना और उसी को डिवाइड करके डेसिमल नोटेशन में मेजर करना. दिस इज द चार्ट विच यू कैन रीड इन बुक्स. Okay, thank you, Monica Chaudhary, and thank you, Amin. I think we had a very good interactive session, and now I think we have left with only one teleconferencing session, and the date of which will be intimated to you once we find that which slot is available. Maybe sometime next week we will be having this teleconferencing, and that will be on the methods of examination of eye, in which we will be talking about that how to examine the eye, and how to examine anterior chamber, posterior chamber, and all the tests which have been given in your book. That will be discussing in that. And meanwhile, whatever your query has been, I will be sending these slides to you. But as Madam has told you that it is, you see, it is just going through the books, and it will be more meaningful if you just go through your books, discuss with your colleagues, discuss with your teachers, and that is the better way of learning. And when we are discussing the things here, if you ask more questions, I think these are some of the things which are the better ways of learning, and the learning is very becomes permanent sort of thing, and you don't forget those questions, those interactions when you are interacting with your colleagues and your teachers. When you are appearing in examination, it reminds of you that what you have discussed. So I would suggest that still you have got more than around a month you have got for your preparation. So you try this method, and we'll sometime next week we will be having that particular session, and if there are certain other questions you can ask those questions. So with these words I thank Madam. Thank you, sir. Thank you very much, and thank you to all the production team and the regional directors who has made all the arrangement on this holiday. Thank you very much. Thank you so much.